हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के बेसिक टॉपिक के बारे में जाने थे। आज हम लोग डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के कुछ और बेसिक टॉपिक के बारे में जानेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब क्या है आपका सिलेंडरनेस रेशियो है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेंडरनेस रेशियो। इसी पे आपका क्या होता है सिलेंडरनेस रेशियो पे, इसी पे आपका क्या डिपेंड करता है, सिग्मा एसी डिपेंड करता है। सिग्मा एसी किस पे डिपेंड करता है, सिलेंडरनेस रेशियो पे, यानी कहने का मतलब लैम्डा पे। इसको हम लोग जनरली लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है सिलेंडरनेस रेशियो का, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। पिछले लेक्चर में हम लोग ने रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में अच्छे से बताए थे, फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एल इफेक्टिव अपॉन में आर मिनिमम, ठीक है। एल इफेक्टिव अपॉन में आर मिनिमम, ठीक। ये आर मिनिमम क्या है आपका, रेडियस ऑफ गायरेशन है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, आर मिनिमम क्या होता है, आर मिनिमम इक्वल टू रूट अंडर आई मिनिमम अपॉन आई मिनिमम अपॉन आई मिनिमम कौन होता है एरिया, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, ये रूट पूरा रूट है आपका, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। इसमें एक आपको एक रिलेशन मैंने बताया था, अगर आपका आई मिनिमम बढ़ता है, अगर आई क्या है, ये आई मिनिमम क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। अगर आई मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज का सिंबल है, तो आपका क्या होगा, आर मिनिमम का जो वैल्यू होगा वो भी इंक्रीज करेगा। आर मिनिमम कहने का मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन भी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर आपका रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीज करता है, तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा डिक्रीज करेगा। रेडियस ऑफ गायरेशन आपका इंक्रीज करेगा, ये क्या होगा, लैम्डा आपका डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस लैम्डा का जो रिलेशन है रेडियस ऑफ गायरेशन से, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आर मिनिमम बढ़ेगा तो लैम्डा आपका घटेगा, ये आपका अगर घटेगा तो ये आपका लैम्डा बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो लैम्डा इज मोर लिखा हुआ है, इफ लैम्डा इज मोर इट्स लोड कैरी कैपेसिटी विल बी लेस, ठीक है। लैम्डा अगर आपका ज़्यादा रहेगा तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होगा वो आपका कम रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखो अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला पॉइंट आपका क्या है, कुछ मेंबर है, कुछ कंप्रेशन मेंबर है, और उसका आपका क्या है, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको 100% याद होना ही चाहिए। एक नंबर के क्वेश्चन में कभी भी पूछ सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में आपको कभी भी पूछ सकता है। तो ये आपका VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऑलवेज याद होना चाहिए। एक नंबर क्वेश्चन में 100% पूछने का इसका चांस है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, पहला देखो क्या है, ए मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड सुपर इम्पोज लोड को ही हम लोग बोलते हैं लाइव लोड। कोई मेंबर है, उस मेंबर पे डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड या फिर लाइव लोड के कारण कंप्रेसिव लोड लग रहा है, उसके कारण जो हो इस डेड लोड और इस लाइव लोड के कारण जो आपका मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो हमको लेना है, वो कितना लेना है, वो आपको 180 लेना है। जैसे ही बोलेगा किसी एक मेंबर पे आपका क्या है, किस डेड लोड और लाइव लोड लग रहा है, उस लोड के कारण जो आपका कंप्रेसिव लोड लगेगा उसका मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो कितना होगा, तो आपको याद रहना चाहिए कि 180 होता है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा मेंबर क्या है, ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड
रिजल्टिंग फ्रॉम विंड, देखो यहाँ लिखा विंड एंड विंड या अर्थक्वेक फोर्स प्रोवाइड द डिफॉर्मेशन ऑफ सच मेंबर्स डज नॉट adversely affected the stress in any part of the structure। इस पॉइंट कहने का मतलब क्या है, कोई मेंबर है आपका, उस मेंबर में क्या हो रहा है, अर्थ की या फिर आपको विंड के कारण जो कंप्रेसिव लोड लग रहा है, ठीक है, उस लोड के कारण जो आपका जो भी आपका मेंबर में डिफॉर्मेशन वगैरह आएगा, उसको डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए हम लोग को मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो 250 प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। टेंसाइल मेंबर के केस में अलग था, टेंसाइल मेंबर के केस में आपका टेंशन मेंबर के केस में आपका जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो जो दिखाया गया था वो आपका अलग था, ठीक है। उसमें डेड लोड के कारण 180 था, आपका जो विंड लोड और अर्थक्वेक के कारण कितना था, 350 था, और जो आपका मेंबर जो अर्थक्वेक के कारण जो टॉर्सनल सब्जेक्ट लग जाता है, टॉर्सनल फोर्स जो लग जाता है, उसके कारण कितना था टेंशन मेंबर में, 450 था, ठीक है। कंप्रेशन मेंबर क्या आता है, टेंशन मेंबर से 100 कम रहता है, ठीक है, 100 कम रहता है, ठीक। तो दूसरा पॉइंट में आपको कितना आएगा, अर्थक्वेक और विंड के कारण जो आपका लोड कंप्रेसिव लोड लगेगा, उसके कारण जो बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगा, उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए हमको मैक्सिमम स्लेंडरनेस कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो आपको 250 प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, a member normally carrying tension, एक मेंबर है जो नॉर्मली के टेंशन को कैरी कर रहा है, बट सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड या अर्थक्वेक फोर्स। एक मेंबर है क्या कर रहा है, नॉर्मली वो क्या कर रहा है, टेंशन को कैरी कर रहा है, बट क्या कर रहा है, उस पे विंड और अर्थक्वेक के कारण रिवर्सल स्ट्रेस लग रहा है। क्या हो रहा है, एक मेंबर है, सॉरी यहाँ पे टेंशन होना चाहिए, यहाँ पे कंप्रेसिव होना चाहिए, यहाँ पे आपका कंप्रेसिव होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका कंप्रेसिव होगा, ठीक है, ये आपको टेंशन नहीं होगा, कंप्रेसिव है। एक मेंबर क्या कर रहा है, नॉर्मली आपका कंप्रेसिव है, उस पर क्या हो रहा है कि आपका विंड और अर्थक्वेक के कारण उस पर आपका रिवर्सल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो लेंगे वो कितना लेंगे, 350 लेंगे, कितना लेंगे, 350 लेंगे। या फिर इस पॉइंट को या फिर आप बोल सकते हो कंप्रेसिव फ्लैंज ऑफ बीम, ठीक है। और कोई कंप्रेसिव फ्लैंज ऑफ बीम है आपका, उस कंडीशन में आपका मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा, 300 होगा, ठीक है, कितना होगा, 300 होगा, ठीक। जब आपका टेंशन फ्लैंज बीम था उसमें जो आपका मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना था, 400 था, पीछे के लेक्चर में आप लोग को पढ़ाए थे टेंशन मेंबर, वहां पे जाकर आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इस तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछ सकता है। आप कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो नॉर्मली जनरली ये सब आपको कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखो अगला पॉइंट क्या है आपका, मान लो कि आपके पास शॉर्ट कॉलम है, शॉर्ट कंप्रेसिव मेंबर है, कहने का मतलब आपका क्या है, शॉर्ट कॉलम है, इसी को हम लोग शॉर्ट कंप्रेसिव मेंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका लैम्डा है, ये L/R क्या है, ये आपका लैम्डा ही तो है। लैम्डा जो है वो आपका 88.85 mm से कम होना चाहिए, ठीक है, 88.85 mm से आपका कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। शॉर्ट जब भी तुम शॉर्ट कॉलम बनाओगे या शॉर्ट कंप्रेसिव मेंबर बनाओगे, ठीक है, उसमें आपका जो लैम्डा का जो वैल्यू रहेगा, ये लैम्डा का वैल्यू वो आपका 88.85 से कम होना चाहिए या फिर
इसके बराबर होना चाहिए। और एफ वाई का जो वैल्यू है, एफ वाई का वैल्यू वो आपका 250 मेगा पास्कल होना चाहिए। एफ वाई का वैल्यू आपका 250 मेगा पास्कल होना चाहिए। ये क्या है, ये आपका है परमिशिबल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोलता है शॉर्ट कॉलम के लिए या शॉर्ट कंप्रेशन मेंबर के लिए, फेल्योर जो होगा, फेल्योर स्ट्रेस किसके बराबर होगा, यील्ड स्ट्रेस के बराबर होगा। ठीक है, शॉर्ट कॉलम में क्या होगा, शॉर्ट कॉलम में आपको बकलिंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटा सा कॉलम है, ये जो छोटा सा कॉलम है, इस कॉलम में आपको क्या बकलिंग देखने को नहीं मिलेगा। सीधा इस पे लोड लगाए हो तो ये आपका क्या होगा, या तो आपको पूरा क्रश कर जाए, यहाँ से टूट जाए। ठीक है, तो इस टाइप के कॉलम में आपका बकलिंग देखने को नहीं मिलता है। अब देखो लॉन्ग कंप्रेशन मेंबर है, लॉन्ग कंप्रेशन मेंबर है, या फिर इसको आप लॉन्ग कॉलम भी बोल सकते हैं, लॉन्ग कॉलम भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस लॉन्ग कॉलम में जैसे मान लो ये आपका पूरा लॉन्ग कॉलम है, इसमें क्या होगा, जैसे ही लोड लगाने के कारण क्या होगा, इसमें बकल होने का चांस बन जाता है। ठीक है, इसमें बकल हो जाएगा जैसे ही आपका लॉन्ग कॉलम है या लॉन्ग कंप्रेशन मेंबर है, उसमें लोड लगाओगे, इसके लोड कैपेसिटी से आप ज्यादा लोड लगा ले तो वो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, वो कॉलम आपका बकल कर जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, दे विल बकल इलास्टिकली। आपका जो लॉन्ग कंप्रेशन मेंबर है वो आपका लोड लगाने के बाद क्या होगा, इलास्टिकली बकल कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, एक्सियल बकलिंग स्ट्रेस इज बिलो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। एक्सियल बकलिंग जो होगा आपका, एक्सियल बकलिंग स्ट्रेस जो होगा वो आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से कम होगा, नीचे होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखो अगला पॉइंट है कंप्रेशन मेंबर का फेल्योर है। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर का जो है वो फेल होगा, उसके क्या क्या कारण है, कैसे फेल होगा। ठीक है, इसका कुछ देखेंगे। तो मेनली क्या है, 3 टाइप्स ऑफ कॉलम का फेलियर है। 3 टाइप हैं कॉलम के फेलियर के। कितने टाइप हैं, 3 टाइप हैं। पहला क्या है, देखो आपका एक कंप्रेसिव मटेरियल फेल्योर। पहला क्या होगा कि कंप्रेसिव मटेरियल जो है वही आपका फेल्योर कर जाए। ये मान लो कि ये आपका छोटा सा कॉलम है, ये आपका शॉर्ट सा कॉलम है, ये मान लो, या फिर मोटा सा कॉलम है, मान लो ये आपका मोटा सा कॉलम है। ठीक है, इस पे लोड लगाए, इसके लोड कैपेसिटी से ज़्यादा आपने इस पे लोड लगा दिया, तो ज़्यादा लोड लगाने के कारण क्या होगा, ये आपका यही मटेरियल ही फेल कर जाए, ये मटेरियल यहाँ से टूट जाए, फेल कर जाए। ठीक है, या फिर ये मान लो ये मोटा सा कॉलम है, इस पे कंप्रेसिव लोड लगाने के कारण क्या होगा, ये आपका मटेरियल यहाँ से टूट जाएगा, फेल हो जाएगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो, तो वही है कि कंप्रेसिव मटेरियल फेलियर हम लोग इसी को बोलते हैं। जैसे लोड लगाया आपका मटेरियल ही फेल कर गया। ठीक, पहला तो ये आ गया। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका क्या होता है, कॉलम कैसे फेलियर करेगा, दूसरा आपका बकलिंग में फेलियर करेगा। बकलिंग में कैसे फेलियर करेगा, जैसे मान लो ये आपका लॉन्ग कॉलम है, ठीक है, इस पे लोड लगाने के कारण क्या होगा, ये धीरे धीरे ऐसे बकल होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस टाइप का बकल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पे लोड लग रहा है, ये बकल होते यहाँ से आपका क्या होगा, पूरा आपका कॉलम फेल कर जाएगा। ठीक है, पहला क्या था, कंप्रेसिव मटेरियल फेल हो जाएगा, दूसरा क्या था आपका बकलिंग में फेल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, या तो फिर वो कंप्रेसिव मटेरियल उसका फेलियर कर जाए, या फिर वो बकलिंग में फेलियर कर जाए। कहने का मतलब वो दोनों में फेल कर सकता है। ठीक है, ये आपका 3 फेलियर था। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है आपका। अगला पॉइंट है लोकल बकलिंग। देखो लोकल बकलिंग किसको बोलते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लोकल बकलिंग क्या होता है। इसका देखो डिफिनेशन पहले लिखा, डिफिनेशन दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे क्या होता है। दिस occurs when some part or parts of X section of a column are so thin that they buckle
locally in compression before other modes of buckling can occur। देखो इस डिफिनेशन का मतलब क्या है, मान लो ये आपका कॉलम है, ये आपको कॉलम दिख रहा होगा, पीला कलर का कॉलम दिख रहा होगा। इसमें क्या, जब मैं कॉलम बनाया यहाँ पे जो मैंने रिंग प्रोवाइड किया, ये आपको रिंग दिख रहा है, ये रिंग दिख रहा है, रिंग दिख रहा है, रिंग प्रोवाइड किया। यहाँ पे मान ली कि इस रिंग का एरिया ज्यादा है, कहीं भी क्या किया हम लोग ने, यहाँ पे मान लो कि इस रिंग हमने छोटा प्रोवाइड कर दिया। छोटा प्रोवाइड करने के कारण क्या होगा, यहाँ आपका जो एरिया था, ये आपका एरिया था, ये आपका एरिया क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, घट गया। यहाँ पे एरिया आपका ज्यादा है, यहाँ पे एरिया आपका कम है। यहाँ पे कंक्रीटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे कंक्रीटिंग कम होगा, ठीक है। उसके कारण क्या होगा, ये आपका ये वीक सेक्शन हो जाएगा, वीक सेक्शन हो जाएगा। जैसे ही आप इस पे लोड लगाओगे, इस कॉलम पे जैसे ही लोड लगाओगे, तो ये कॉलम क्या करेगा, यहाँ से आपका फेल कर जाएगा, ठीक है, फेल कर जाएगा। इस टाइप के फेल्योर को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल बकलिंग बोलते हैं, ठीक है। कि मान लो कि ये पूरा कॉलम बना है, यहाँ पे आकर क्या किए, लास्ट में आकर आपने क्या किया, एरिया को छोटा कर दिया। ये आपका एरिया यहाँ पर बड़ा है और नीचे में क्या कर दिया, एरिया का छोटा कर दिया। एरिया को मान लो छोटा कर दिए, बस क्या होगा, जैसे ही आप लोड लगाओगे इस कॉलम पे, लोड लगाने के कारण यहीं से आपका क्या करेगा, फेल कर जाएगा। क्यों फेल करेगा, क्योंकि ये आपका प्रिज्मेटिक बार नहीं है, प्रिज्मेटिक एरिया नहीं है। प्रिज्मेटिक एरिया कहने का मतलब थ्रू द लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, वहाँ पे आपका लोड लगा हुआ, तो वहाँ से आपका फेल होने का चांस ज़्यादा बन जाएगा। इस टाइप का फेल्योर को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल बकलिंग फेल्योर बोलेंगे। अब देखो फ्लेक्सुरल बकलिंग किसको बोलेंगे, इसी को हम लोग यूलर बकलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन देखो क्या है, फ्लेक्सुरल बकलिंग इज द प्राइमरी टाइप ऑफ buckling members are subjected to bending or flexural when they become unstable, ठीक है। मान लो किसी इस टाइप का आपको दिख रहा है कॉलम, देखो कॉलम दिख रहा है, ये कॉलम आपको दिख रहा है, ठीक है। इस पे जैसे ही लोड लगाए, कहीं भी मान लो कि इस बीम का जो मटेरियल है वो अनस्टेबल है, पूरा अनस्टेबल है। इसमें मान लो यहाँ पे मटेरियल कम है, ये मटेरियल यहाँ पे मान लो कि वीक है, मटेरियल यहाँ पे वीक है, ठीक है। जैसे इस पे आप लोड लगाओगे तो यहाँ पे क्या करेगा, फ्लेक्सर बकलिंग हो जाएगा। यहाँ पे बकलिंग करते करते यहाँ पे आपका पूरा कॉलम फेल कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, आपका स्क्वैशिंग है। स्क्वैशिंग के देखते हैं, व्हेन द लेंथ ऑफ कॉलम इज relatively small and column is stocky and its component plates are prevent from local buckling, then column will be able to attain its full strength before failure, ठीक है। स्क्वैशिंग क्या होता है, अब देखो मान लो कोई कॉलम है, मान लो ये आपका कॉलम है, कॉलम क्या है, कॉलम नीचे से आपका प्लेट से कनेक्ट है, ये कॉलम आपका प्लेट से कनेक्ट है, ठीक है, ठीक है। जब इस कॉलम पे तुमने लोड लगाया, लोड लगाने के कारण क्या होगा, इस प्लेट पे ये कॉलम क्या कर रहा है, इस प्लेट पे पूरा लोड को अपना ट्रांसफर कर रहा है। तो लोकल बकलिंग होने से पहले क्या होगा कि ये आपका फुल स्ट्रेंथ को गेन कर लेगा, पूरे स्ट्रेंथ, ये कॉलम का जो भी स्ट्रेंथ है, जितना भी स्ट्रेंथ है, ये क्या करेगा, प्लेट पूरा गेन कर लेगा, ठीक है, बिफोर फेल्योर से, ठीक है। बिफोर फेल्योर से क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ पूरा आपको गेन कर लेगा, ठीक। जब गेन कर लेगा उसके बाद क्या होगा, आपका कॉलम ये फेल कर जाएगा, ठीक। जब पूरा स्ट्रेंथ ये गेन कर लेगा प्लेट, उसके बाद भी आप लोड लगा रहे हो, लोड लगाने के कारण क्या होगा, ये तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे चला गया, इस लोड के कारण इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ चला गया, इस प्लेट पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इस ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, ये आपका फेल करना स्टार्ट कर देगा। तो इस टाइप का फेलियर को हम लोग स्क्वैशिंग बोलेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
एंगल स्ट्रक्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के बारे में जानेंगे, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।